दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए कि किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के विषय में जानकारी देती है। इनका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में भी कराया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। दोस्तों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त का समकालीन लंका यानी सीलोन नरेश मेघवर्ण या मेघवर्मन था। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा था और गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन हैं और दिए गए कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान निर्मित हुए, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए, तो ये आपका सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक आपका सत्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य यानी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम से जो है इसने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। तथापि ये दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में काफ़ी विकसित हुए, तो कथन 1 आपका सही है। दूसरी ओर इन दोनों को 1193 के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, न कि सल्तनतकालीन खिलजी वंश के किसी शासक द्वारा। तो इस तरह से दूसरा कथन असत्य है। जो बख्तियार खिलजी था ये तुर्क आक्रांता था जिसके द्वारा ये विश्वविद्यालय नष्ट किए गए थे। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था, आपको बताना है। ऑप्शन है अग्निमित्र, सुजेष्ट, वज्रमित्र या देवभूति। तो सही उत्तर अग्निमित्र। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा हुआ। अपने पिता के शासनकाल में वो विदिशा का उपराजा था और शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूमि अत्यंत निर्बल और विलासी था। वो अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो याद रखिएगा, ये गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं बाघ की गुफाएं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं। इनकी विधि गुप्तकालीन है और इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री जाना जाता था किस नाम से? ऑप्शन है सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या कुमारामात्य। तो सही उत्तर है गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री संधि विग्रहिक के नाम से जाना जाता था। संधि विग्रहिक या महासंधि विग्रहिक गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। दोस्तों मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था जिसका एक नाम दशपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 या 473 ईस्वी की तिथि दी गई है। ये लेख प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्ट ने की थी। वह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और मंदसौर के लेख में पट्टवाय श्रेणी यानी रेशमी सूत बुनने वालों की समिति और इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख
जो है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में और इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस स्रोत में मिहिरकुल की एक शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है? तिब्बतन, चीनी, कश्मीरी या संस्कृत? तो सही उत्तर चीनी स्रोतों में। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों के नेता तोरमाड़ तथा उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिरकुल ने गंगा घाटी पर पुनः अधिकार किया। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ। चीनी यात्री सुंगयुंग और वेनसांग ने मिहिरकुल को शैतानी शासक बताते हुए बौद्ध विरोधी बताया। और आप जान लीजिए, ग्वालियर के लेख में इसे महान पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न है, आसव पाई दृश्य किस कला में चित्रित किए गए हैं? ऑप्शन है भरहुत, बोधगया, मथुरा या सारनाथ? तो सही उत्तर है मथुरा चित्रकला। मथुरा कला में आसव पाई दृश्य चित्रित के पाए गए हैं। मथुरा कला की मूर्ति के प्रथम दर्शन और उसकी पहचान सन 1836 में हुई। आजकल ये कोलकाता के संग्रहालय में है। ये आसव पाई का दृश्य है। एफ.एस. ग्राउज ने सन 1832 में पालीखेड़ा नामक स्थान से यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिमा आसव पाई कुबेर को प्राप्त किया था। कुबेर की आसव पाई या पान गोष्ठी की मूर्तियाँ मथुरा के पालीखेड़ा, नरोली और महोली से प्राप्त हुई हैं। अगला है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्ष की उपाधि दी गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख में। दोस्तों, उदयगिरी गुहालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्ष की उपाधि दी गई है। ये अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रहिक वीरसेन शैव का है और उदयगिरी का दूसरा गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त के ससानिक महाराज का है, जो कि मालवा का गवर्नर था। चंद्रगुप्त के अन्य नामों में देवगुप्त, देवराज और देवश्री हैं। इनकी अन्य उपाधियों में विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, शाहसांक इत्यादि थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय का कला और साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। इसमें कालिदास, धन्वंतरि, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बाराहमिहिर और बररुच जैसे विद्वान थे। अगला प्रश्न है, अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? तो उत्तर है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे। चंद्रगुप्त वंश जो गुप्त वंश था, इसके शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के के पूरे भाग पर यज्ञ का घोड़ा और यूप का अंकन है। पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति अंकित है और इस पर समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध पराक्रमः अंकित है। यही एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त के अन्य स्वर्ण सिक्कों में गरुड़, धनुर्धारी, परशुधारी, व्याघ्र निहंता और बीड़ावादन प्रकार के सिक्के हैं। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाई गई मुद्राएं खड्गधारी, गजारोही, अप्रतिघ, कार्तिकेय और अश्वमेध प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान लोकर्का के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सूर्य देवता। गुप्त काल के दौरान लोकर्का यानी लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख है। अभिलेखों में सूर्य देवता के विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे भास्कर, आदित्य, वरुण, स्वामी, मार्तंड इत्यादि। और मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है। इस तरह स्कंदगुप्त के काल का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से आरंभ होता है। इंदौर ताम्रलेख में 2 क्षत्रियों द्वारा अंतर्वेदी यानी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है किससे? तो सही उत्तर है ये आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि का संबंध आयुर्वेद से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान धन्वंतरि थे, जिन्होंने निघंटु की रचना की। नवीनतम आयुर्वेद ग्रंथ की रचना इसी काल में हुई और 6ठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की थी। तो बोवर पांडुलिपि जो है ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा आयुर्वेद से। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है नचना कुठार मंदिर में।
गुप्त काल के मंदिर नचना कुठार में शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियां उकेरी गई हैं। अगला प्रश्न है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सही उत्तर है पन्ना जिले में, याद रखिएगा। दोस्तों, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार स्थान पर है। इसका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है और इस मंदिर का गर्भगृह 8.5 फुट चौड़ा है, जिसके चारों ओर ढका हुआ बरामदा है। ये प्रदक्षिणा पथ था और इस मंदिर के गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप हैं। गर्भगृह की दीवारों को अलंकारों से सुसज्जित किया गया है। अगला प्रश्न है, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है अभिलेख, मुद्रा, फाह्यान का विवरण या आर्य मंजूश्री मूल कल्प। तो सही उत्तर है मुद्रा। प्रयाग प्रशस्ति के आरंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया और समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व काच नामक उसके भाई ने किया था। काच नामधारी कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं। इसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति और मुद्रा लेख काच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है उत्कीर्ण है और पृष्ठ भाग पर सर्वराजोच्छेता विरुद्ध अंकित है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है, आपको बताना है। समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से या स्कंदगुप्त से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका शासनकाल 375 से 415 है, उससे संबंधित है। वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है, आपको बताना है। तो उत्तर है अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। राष्ट्रगुप्त वंश के शासक गोविंद चतुर्थ के काम्बे और सांगली अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। वहीं राखाल दास बनर्जी ऐसे पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने 1924 में बीएचयू के मनीन्द्र चंद्रवंशी व्याख्यानमाला के अंतर्गत रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध की, जबकि इस कहानी का उल्लेख किसी भी गुप्तकालीन अभिलेख में नहीं हुआ है। लेकिन बाद के साहित्यिक स्रोत जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज के श्रृंगार प्रकाश में इस कहानी का वर्णन हुआ है। साथ ही विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में भी इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं, आपको बताना है। दुर्जनपुर, उदयगिरी, विदिशा या सांची से? तो सही उत्तर दुर्जनपुर से। बेसनगर विदिशा के पास दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें महाराजाधिराज रामगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पूना ताम्रपत्र लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रभावती गुप्ता से, कुमार देवी से, स्कंदगुप्त से या ईशान वर्मन से? तो सही उत्तर प्रभावती गुप्ता से। पूना ताम्रपत्र लेख का संबंध प्रभावती गुप्ता से है। ये अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण लेख है। अगला प्रश्न है, वासिष्ठीपुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण किस स्थान से किया जाता है? ऑप्शन है मालवा, मानधाता क्षेत्र, परयात्र क्षेत्र या उत्तरी कोकण? तो सही उत्तर है अपरांत का समीकरण उत्तरी कोकण से लिया जाता है। सातवाहन शासक वासिष्ठीपुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण उत्तरी कोकण से किया जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था और इस वंश के शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? आपको बताना है।
तो सही उत्तर श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है, और वायु पुराण और नारद स्मृति से गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अपनी महत्ता सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत 319 ईस्वी को शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर था, ये तथ्य याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ अंकित हैं, और पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ मुद्रा लेख लिच्छवयः उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता उनके दरबारी कवि कौन हैं? तो सही उत्तर हरिसेन है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त यानी 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, और अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया था। इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का नाम भी उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान किस स्थान को समीकृत करता है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो कोट्टूर स्थान है वो ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर को इंगित करता है। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी, और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से उसके जीवन और विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित कोट्टूर की पहचान ओडिशा के गंजाम जिले के कोठूर नामक स्थान से की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है? आपको बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था, ये सही नहीं है। दिग्विजय का उद्देश्य धरणिबंध यानी भूमंडल को बांधना था। इसमें आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है, और समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र का उल्लेख है। तो इसमें पहला जो कथन है ए, इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में नहीं है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त यानी 335 से 375 के शासन के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजयों में देवराष्ट्र और आर्यावर्त की विजयों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, और दिग्विजय का उद्देश्य धरणिबंध था। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ सर्वकर दानाज्ञाकरण, प्राणामागमन आदि संबंध थे। आर्यावर्त नीति उत्तर भारत में प्रसभोद्धरण यानी पूर्णतया उखाड़ फेंकना और विलय करना। दक्षिण नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह यानी विलय न करना, मात्र करद बनाकर छोड़ देना। और आठविक राजनीति यानी परचारीकृत अर्थात सेवक बना देना था।
अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस विद्या में नारद को लज्जित करने की बात कही गई है? जनसंचार, गंधर्व, ज्योतिष या आयुर्वेद? तो सही उत्तर गंधर्व। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुरंब, नारद आदि को लज्जित कर दिया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त सम्राट अशोक, जहांगीर और बीरबल का भी लेख है और इस स्तंभ पर गंगा अवतरण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है पुंड्रवर्धन किस स्थान से समीकृत किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तरी बंगाल, असम या विदर्भ? तो सही उत्तर उत्तरी बंगाल। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी के समय उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्रपत्र मिलता है, जिसमें इस प्रांत यानी भुक्ति का उल्लेख है। लगभग 1 सदी तक यह प्रांत गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। अगला प्रश्न है बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया था? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन या डॉक्टर कफ स्पूनर? तो सही उत्तर डॉक्टर स्पूनर ने। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा का विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुधगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया और बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन डॉक्टर बी स्पूनर ने 1916 में कराया था। अगला प्रश्न है एरण अभिलेख जो कि स्तंभ लेख नहीं है, उसमें किसे सर्वराजोच्छेता कहा गया है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त को। एरण अभिलेख में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को सर्वराजोच्छेता कहा गया है। एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से मिला है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और नाराज होने पर यमराज के समान था। इस अभिलेख में इसकी पत्नी दत्त देवी और अनेक पुत्र पौत्र बताए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था। वो कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देखकर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है और कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और हूणों पर स्कंदगुप्त की सफलता का विवरण इसके जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी शासक बना। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ और समुद्रगुप्त की मुद्राएं उसके जीवन और कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालती हैं। उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वो एक कुशल संगीतज्ञ भी था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ, व्याघ्र परमांक, पराक्रमांक जैसे बिरुद उसके गौरवमय जीवन को स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसने कविराज की उपाधि धारण की थी। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की उपाधि धर्म प्रचार बंधु का उल्लेख मिलता है और समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त द्वारा पराजित शासक हस्तिवर्मा कहाँ का शासक था? तो सही उत्तर वेंगी। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा हस्तिवर्मा वेंगी का शासक था। वेंगी कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित नेल्लोर के उत्तर में पेडड वेगी नामक स्थान पर है और समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय की, जिसमें 12 शासकों को पराजित किया था और हस्तिवर्मा भी उसमें से एक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो सही उत्तर है विष्णुगुप्त। ये समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था। दोस्तों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त संभवतः पल्लव वंशी राजा था और कांची चेन्नई स्थित कांजीवरम है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया, जिसमें कांची का विष्णुगुप्त भी शामिल है। और समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।